गुड मॉर्निंग ऑल। हमारा चैनल देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब हम मैमल्स जो है उनके अंदर बात करते हैं रेस्पिरेशन से रिलेटेड। अभी तक हमने बात की थी फिशेस के अंदर गिल्स से हो रहा था, और रेप्टाइल्स, एम्फीबियन और मैमल्स और एवीज इनके अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं बर्ड्स की, तो बर्ड्स में लंग्स के अंदर एयर का फ्लो वन वे फ्लो होता है, और इसीलिए वहाँ पर कोई रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं था, और वो हाईली एफिशिएंट, उनके लंग्स जो है वो हाई एफिशिएंट लंग्स होते हैं। अब हम बात करते हैं मैमल्स के अंदर, तो मैमल्स हुए, रेप्टाइल्स हुए और एम्फीबियंस हुए, इनके अंदर टू वे फ्लो देखने को मिलता है ऑक्सीजन का, यानी कि एयर जिस रास्ते से आती है उसी रास्ते से एक्सहेलेशन के दौरान बाहर निकलती है। अब यहाँ पर हमने मैमल्स का जो लंग्स हैं उनका डायग्राम शो किया है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं स्पेसिफिकली। तो यहाँ पर मैमल्स लंग्स इन मैमल्स, उसके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। तो ये डायग्राम जो है, ये सिंपल डायग्राम शो किया हमने यहाँ पर कि ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया ब्रोंकाई में बाइफर्केटेड हुई है, यहाँ पर डिवाइड हुई है। ब्रोंकाई अंदर लंग्स के अंदर ब्रोंकियोल्स बनाते हैं, और ब्रोंकियोल्स की जो ब्रांचें निकलती हैं उनके एंड में एयर सैक प्रेजेंट होते हैं, एयर बैग प्रेजेंट होते हैं, या एयर के थैले प्रेजेंट होते हैं, एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे एयर सैक्स दोनों लंग्स जो हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लंग्स जो है वो थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिब्स से घिरी हुई होती है। लंग्स के चारों तरफ दो मेम्ब्रेन की लेयर प्रेजेंट होती है, जिन्हें प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। दो मेम्ब्रेन है यहाँ पर, प्लूरल एक्सटर्ना एंड प्लूरल इंटरना, या प्लूरा एक्सटर्ना प्लूरा इंटरना, और इन दोनों के बीच में भरा हुआ होता है प्लूरल फ्लूइड, जो सरफेस टेंशन को कम करने का काम करता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ लगा हुआ है डायफ्राम। डायफ्राम की दो कंडीशन हमने शो किया है, एक तो डायफ्राम रिलैक्स है तो इस तरह से है, और जब डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये तन जाएगा, तो ये ऐसे हो जाएगा। तो ये रिलैक्स्ड फॉर्म में डायफ्राम हमने शो किया, जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा डायफ्राम में तो ये इस तरह से तन जाएगा, मतलब ये नीचे की तरफ आ जाएगा। भाई इस तरह से जुड़ा हुआ है और डायफ्राम ऐसे होगा, तो डायफ्राम जब ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये नीचे खींचेगा बेसिकली दोनों लंग्स को, और लंग्स कैविटी जो है वो एक्सपांड हो जाएगी डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन पर। ठीक है, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन पर लंग कैविटी एक्सपांड होगी। अब हम बात करते हैं कि प्लूरा एक्सटर्ना प्लूरा इंटरना, इनके बीच में प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है, और बाहर की तरफ यहाँ पर दो तरह की, ये ब्लू कलर में यहाँ पर शो किया है, दो तरह की मसल्स प्रेजेंट होती हैं, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं कि जो ये ब्रोंकाई और ट्रैकिया है, इनके ऊपर सी शेप में, सी के आकार के, जो अल्फ़ाबेट है इंग्लिश का सी शेप्ड कार्टिलेज जो है उनकी रिंग प्रेजेंट होती है, छल्ले प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर ट्रैकिया और ब्रोंकाई वाले पार्ट पर। अब ये जो एयर सैक है, इस एयर सैक को एनलार्ज करके नीचे हमने शो किया है। ये एयर सैक वाला पार्ट है जिसको एनलार्ज करके शो किया है हमने। एयर जब आएगी, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि दो पार्ट होते हैं रेस्पिरेशन में, वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन। वेंटिलेशन का मतलब एयर का अंदर आना और बाहर निकलना, तो इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन दो पार्ट होते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। और परफ्यूजन जो है वो होगा गैसेस डिफ्यूजन, विच इज अकर अकॉर्डिंग टू फिक्स लॉ, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, बात कर ली हमने उसके बारे में। अब हम बात करते हैं एयर सैक जो है। एयर सैक जो है, इनके अंदर तीन तरह की सेल्स प्रेजेंट हैं। एक तो टाइप 1 एल्वियोलर सेल, एयर सैक या एल्वियोलाई कहते हैं इनको, एल्वियोलस और प्लूरल एल्वियोलाई।
तो इनकी जो सेल्स है, एक तो ये ब्लैक कलर की सेल्स हमने बनाई है जिनको बोलते हैं टाइप 1 एल्वियोलर सेल्स। ये रेड कलर में यहाँ पर जो सेल्स बनाई हैं टाइप 2 एल्वियोलर सेल्स। इसके अलावा कुछ बड़ी बड़ी सेल्स बनाई हैं, ये है म्यूकस ग्लैंड। म्यूकस ग्लैंड म्यूकस सिक्रीट करती हैं एयर पाथवे जो है उसके अंदर, और ये म्यूकस जो है म्यूकस ट्रैप करता है एयर पार्टिकल को, डस्ट पार्टिकल को, माइक्रोब्स को। ये म्यूकस ट्रैप एयर पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, माइक्रोब्स। एंड यहाँ पर साथ साथ रेस्पिरेटरी जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है उसमें विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर जो लाइनिंग है यहाँ पर एपिथेलियल, उसमें विलाई और माइक्रोविलाई प्रेजेंट है। और ये विलाई और माइक्रोविलाई जो है इनका जो मूवमेंट होता है सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट होता है वन डायरेक्शन में। सिंक्रोनाइज मतलब एक ही तरह की लय में जो है ये ऊपर नीचे होते हैं। और साथ ही साथ ये जो इनका सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट होता है ये एक म्यूकस एस्केलेटर की तरह काम करता है। म्यूकस एस्केलेटर की तरह काम करता है, मतलब म्यूकस पर चिपक गए हैं डस्ट पार्टिकल, माइक्रोब्स, और ये इस तरह से फ्लो कर रहे हैं ऊपर की तरफ। तो ये ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे तो क्या होगा कि जो भी माइक्रोब्स हैं या जो डस्ट पार्टिकल है उनको वापस से ये बाहर की तरफ भेज देंगे। स्वाइप आउट मूवमेंट ऑफ विलाई एंड माइक्रोमिलाई ऑब्जर्व्ड एट रेस्पिरेटरी ट्रैक। और ये क्या करता है, ये जो स्वाइप आउट मूवमेंट, स्वाइप आउट का मतलब सफाई करके बाहर निकालना, तो ये बेसिकली माइक्रोब्स वगैरह को बाहर निकालता है। हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि CFTR चैनल्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, क्लोराइड आयन चैनल्स, और सिस्टिक फाइब्रोसिस के दौरान उन CFTR चैनल्स की जीन में म्यूटेशन होने से ये म्यूकस जो है थिक हो जाता है। म्यूकस जो है म्यूकस ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रीट किया जाता है ये म्यूकस थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, और इसके कारण ये जो स्वाइप आउट मूवमेंट है ये नहीं हो पाता है, यानी कि ये म्यूकस एस्केलेटर प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, और इस कारण से बैक्टीरिया का इन्फेक्शन वगैरह होना शुरू हो जाता है और रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती हैं। ये हमने सिस्टिक फाइब्रोसिस पढ़ा था वहाँ पर। तो उस सिस्टिक फाइब्रोसिस के दौरान ये स्वाइप आउट मूवमेंट नहीं हो पाता है। क्यों? म्यूकस थिक हो जाता है, वहाँ पर पानी नहीं मिल पाता म्यूकस के अंदर, इसलिए। टाइप 1 एल्वियोलाई सेल्स आर यूज्ड फॉर गैसियस एक्सचेंज। टाइप 1 एल्वियोलाई सेल्स आर यूज्ड फॉर गैसियस एक्सचेंज। टाइप 2 alveoli cells are used to secrete surfactant. Type 2 alveoli cells are used to secrete lung surfactant, which is phosphatidylcholine, dipalmityl phosphatidylcholine. We have already discussed about it. phosphatidylcholine के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था बायोकेमिस्ट्री में। आई होप यू ऑल रिमेंबर कि फॉस्फेटाइडलकोलिन का सिंथेसिस इन सेल्स में प्रेगनेंसी के 9th मंथ में होना शुरू होता है। जो न्यू डेवलपिंग जो फीटस है उसमें प्रेगनेंसी के 9वें महीने में इस लंग सर्फेक्टेंट का बनना शुरू होता है, और अगर प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाए 8th मंथ के अंदर तो उस कंडीशन में ये लंग सर्फेक्टेंट नहीं बना हुआ होगा और एक डिजीज़ हो जाती है रेस्पिरेटरी, जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बारे में हमने बायोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो सर्फेक्टेंट जो है 9वें महीने में बनना शुरू होता है। सिग्नलिंग क्या होती है वो भी हमने बायोकेमिस्ट्री में लिखा हुआ है। तो ये बनना शुरू होगा और ये लंग सर्फेक्टेंट जो है यहाँ पर एक सर्फेक्टेंट की तरह काम करेगा। प्लूरल मेम्ब्रेन वगैरह जो है या लंग को सर्फेक्टेंट की तरह काम करेगा, सरफेस टेंशन नहीं होने देगा लंग की मेम्ब्रेन के अंदर। और अगर ये नहीं होगा तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। न्यूबॉर्न जो है उनके अंदर अगर प्री मैच्योर डिलीवरी हो या फिर ये इसको बनाने वाले एंजाइम्स की जीन में म्यूटेशन हो तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलेगा। तो यहाँ से गैसियस एक्सचेंज जो है वो किया जाएगा। CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज कैसे होता है, उसका ब्लड के अंदर ट्रैवल कैसे होता है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सेल बायोलॉजी में जब हमने एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था तो वहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने एनायनिक एक्सचेंजर के बारे में बात की थी। तो
तो वहाँ जो एनायनिक एक्सचेंजर के बारे में हमने बात की थी, वहाँ पर हमने CO2 का एक्सचेंज और उसका ट्रांसपोर्ट जो था वो पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का वहाँ पर एग्जाम्पल भी अपन ने देखा था, जिसका कि कोफैक्टर जिंक होता है। अभी हम स्पेसिफिकली ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे। हाँ, एक चीज़ हम यहाँ पर ज़रूर बात कर लेते हैं कि अगर मैं बात करूँ ब्लड के अंदर, तो मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट की ट्रांसपोर्ट फॉर्म जो है वो बाइकार्बोनेट फॉर्म होती है, और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जो है ये 5 to 10% मात्रा में प्रेजेंट होता है ब्लड के अंदर। जो आर्टरीज है उसके अंदर 5% के आसपास CO2 जो है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होती है, और वेन के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास CO2 कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होती है, यानी कि हीमोग्लोबिन बाउंड फॉर्म में। तो हम CO2 के ट्रांसपोर्ट के बारे में यहाँ पर अभी बात नहीं करने वाले, क्योंकि हम ऑलरेडी उसको डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पर बेसिकली जो है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे, और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मेनली होता है हीमोग्लोबिन बाउंड फॉर्म में, और हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड फॉर्म जो है ऑक्सीजन की, उसको अपन ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ होता है। इसका रेगुलेशन एलोस्टेरिक एंजाइम के रेगुलेशन की तरह होता है, और इसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन का जो कर्व है वो सिग्मोइडल कर्व होता है, जो हमने ऑलरेडी एलोस्टेरिक एंजाइम में देखा था। और 4 सब यूनिट है, 4 ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट है। डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो उसकी स्टेट को टेंस स्टेट, TENSED, टेंस्ड स्टेट कहते हैं, जो कि लो एफिनिटी फॉर्म है, ऑक्सीजन के लिए लो एफिनिटी फॉर्म। लेकिन जब ऑक्सीजन बाउंड हो जाती है इससे, तो इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको हम कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है इसके अंदर ये चारों सब यूनिट R स्टेट में है, मतलब रिलैक्स्ड स्टेट। तो रिलैक्स्ड स्टेट इज हाई एफिनिटी स्टेट फॉर ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन के बारे में बात कर रहा हूं मैं। और टेंस स्टेट इज लो एफिनिटी स्टेट फॉर हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व के बारे में या हीमोग्लोबिन के बारे में अपन बाद में बात करेंगे, यहाँ पर अभी हीमोग्लोबिन के बारे में नहीं बात कर रहे अपन। पहले हम बात कर लेते हैं एक बार इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, या इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के बारे में, फिर अपन डिटेल में शुरू करेंगे हीमोग्लोबिन के बारे में बात करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इनहेलेशन या एक्सहेलेशन होगा उसके बारे में। तो इनहेलेशन जब होगा और एक्सहेलेशन जब होगा तो कितनी एयर अंदर आएगी, कितनी एयर बाहर जाएगी, एयर की अमाउंट क्या है, वो हम बात करते हैं। तो एक एपरेटस होता है स्पायरोमीटर, SPIRO। स्पायरोमीटर जो है उससे ये लंग कैपेसिटी या एयर वॉल्यूम जो है उसको मेज़र किया जाता है। तो उससे एक ग्राफ यहाँ पर आ रहा है। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है कि एक पेन लगा हुआ, ये एक पेज है, इस पेज पे एक पेन लगा हुआ होता है इस तरह से, और ये पेन जो है ये पीछे की तरफ जुड़ा हुआ होता है एक पिस्टन से, और ये पिस्टन जो है ये लगा हुआ होता है एक खाली सिलेंडर के अंदर, और यहाँ पर जो है एक पाइप लगी हुई होती है, और ये पाइप जो है ये पाइप लगी हुई होती है यहाँ पर इस तरह से। तो जैसे ही हम सांस लेंगे तो यहाँ पर हवा आएगी, वो हवा इस पिस्टन को ऊपर नीचे करेगी, और इस पिस्टन के ऊपर नीचे होने से ये पेन जो है ऊपर नीचे होगा, और यहाँ पर एक रोल लगा हुआ होता है कागज़ का, तो वो कागज़ आगे खिसकता जाता है। ये पेन जो है ये एक ही जगह रहता है, और कागज़ जो है वो आगे खिसकता जाता है। तो उस पेन से क्या होगा कि इस पर लाइन बनती रहती है, एक ग्राफ बन जाता है। तो वो ग्राफ जो आता है, वो ग्राफ हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि वो ग्राफ किस तरह का है। तो इस ग्राफ में नॉर्मल जब हम रेस्पिरेशन करते हैं एट रेस्ट, नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान ये ग्राफ ऊपर जाना, ऊपर कब जाएगा, जब मैं सांस अंदर खींचूंगा तो ये इसको खींचेगा, और ये खींचेगा तो पेन कहाँ जाएगा, ऊपर। तो मतलब ये जितना ऊपर जाएगा उतना मैं इंस्पायरेशन कर रहा हूँ, एयर को अंदर ले रहा हूँ। और जब मैं वापस सांस छोड़ूंगा
तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो पेन नीचे आएगा। मतलब जब मैं सांस छोड़ूंगा तो पेन नीचे आएगा, सांस अंदर लूंगा तो पेन ऊपर जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है एक ग्राफ का बनना शुरू हो जाता है। और ये जो ग्राफ है इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो नॉर्मल जब मैं रेस्पिरेशन करता हूँ तो उस दौरान जो वॉल्यूम है एयर का उसको कहा जाता है टाइडल वॉल्यूम, TIDAL, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। तो ये टाइडल वॉल्यूम जो है ये होता है 500 ml, 500 ml या आधा लीटर एयर। मतलब नॉर्मल जब मैं रेस्पिरेशन करता हूँ तो उस दौरान एयर कितनी आती है अंदर, 500 ml, मिलीलीटर, या 500 मिलीलीटर या 0.5 लीटर। अब जब मैं पूरा जोर लगा के सांस अंदर लूंगा तो उस दौरान क्या होगा, जबरदस्ती फोर्सफुली मैंने अंदर एयर लिए तो उसको मैं क्या कहूँगा, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो जो ये एक्स्ट्रा एयर अंदर आई है ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितना होता है, 3 लीटर मैक्सिमम। ठीक है, 3 लीटर, इतना हमारा तो है नहीं है, नहीं पता, 3 लीटर जो है होता है ये मेनली। फिर जब वापस नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है तो 500 ml ऊपर नीचे आ रहा है। फिर अब मैं जोर लगा के, पूरा जोर लगा के, जितना मैं जोर लगा सकता हूँ उतना जोर लगा के मैं अगर सांस छोड़ दूँ तो वो कहलाएगा फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो उस दौरान फोर्सफुल एक्सपायरेशन या फोर्सफुल एक्सहेलेशन के दौरान जो एयर बाहर निकलेगी वो कहलाएगी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये होता है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। लेकिन नॉर्मली जब हम सांस लेते हैं या फिर जब मैं ज़बरदस्ती बाहर निकाल दूं एयर को, उसके बाद भी कुछ एयर जो है वो बची रहेगी। तो ये जो एयर बची रहती है किसी भी कंडीशन में ये एयर बाहर नहीं निकलती है, तो ये एयर कहलाती है रेजिड्यूअल वॉल्यूम। अप्रॉक्सीमेटली 1 लीटर होता है ये रेजिड्यूअल वॉल्यूम। हाँ, योग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा रेगुलर जो इस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को बढ़ाया जा सकता है। और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम अगर आपका बढ़ेगा तो आप सांस भी ज़्यादा देर तक रोक पाओगे, क्योंकि आप फिर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये टोटल अगर वॉल्यूम हम बात करें, 1 लीटर रेजिड्यूअल वॉल्यूम, 1.5 लीटर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, 500 ml टाइडल वॉल्यूम और 3 लीटर इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये टोटल वॉल्यूम जो है 6 लीटर का है, 6 लीटर। इसको मिलाकर कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। अब इसके अलावा अगर मैं इस रेजिड्यूअल वॉल्यूम को हटा दूं, टोटल लंग कैपेसिटी में से रेजिड्यूअल वॉल्यूम को हटा दूं, तो जो बचेगा 5 लीटर वो कहलाता है वाइटल कैपेसिटी, वो कहलाता है वाइटल कैपेसिटी। अब इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान मसल्स का मूवमेंट कैसे होगा उसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो जब हम इनहेलेशन करते हैं, नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज की तरफ बात नहीं कर रहा, फोर्सफुल इनहेलेशन के बारे में बात नहीं कर रहा, रेस्ट कंडीशन है उस दौरान, तो लिख लेना ड्यूरिंग रेस्ट इनहेलेशन और एक तरफ एक्सहेलेशन। तो जब इनहेलेशन होगा उस टाइम पर अगर मैं बात करता हूँ तो इनहेलेशन के दौरान क्या होगा, एयर अंदर खींचनी है, और अंदर खींचनी है तो क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा। तो जो हमारा जो लंग है उसके अंदर एक नेगेटिव प्रेशर जनरेट होगा इनहेलेशन के दौरान। तो जो प्रेशर है वो प्रेशर इस तरह से देखने को मिलता है अप्रॉक्सीमेटली। एक तरफ हम बात कर रहे हैं इनहेलेशन और एक तरफ एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन के दौरान क्या हुआ कि नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ, और नेगेटिव प्रेशर जनरेट हुआ
तो नेगेटिव प्रेशर जो होता है वो हमने पहले भी बात की थी कि नेगेटिव प्रेशर जो है वो सक्शन प्रेशर होता है, वो एयर को सक करेगा। और एक्सहेलेशन के दौरान क्या होगा, लंग्स कंप्रेस होंगे, कॉम्पैक्ट होंगे, तो एक पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होगा। वो पॉजिटिव प्रेशर क्या करेगा, एयर को बाहर निकालने के काम आएगा। तो ये तो हुई प्रेशर के बारे में बात कि अंदर लेना है तो नेगेटिव प्रेशर होगा, बाहर फेंकना है तो पॉजिटिव प्रेशर होगा। अब हम बात करते हैं डायफ्राम से रिलेटेड। तो एक तरफ इनहेलेशन के दौरान क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन होगा। इनहेलेशन पे नीचे लिखना डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन, इनहेलेशन में क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन। और लंग कैविटी एक्सपांड, ये पॉइंट बना के लिखना इनहेलेशन में, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन, लंग कैविटी एक्सपांड, नेगेटिव प्रेशर जनरेट, और उसके नीचे लिखना एयर कम्स इनसाइड। क्लियर है। अब हम बात करते हैं एक्सहेलेशन के दौरान। तो एक्सहेलेशन के दौरान क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स, डायफ्राम रिलैक्स्ड। उसके नीचे हम बात करते हैं डायफ्राम रिलैक्स हुआ। अब लंग कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, लंग कैविटी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसका साइज कम होगा, लंग कैविटी कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, पॉजिटिव प्रेशर जनरेट, और उसके नीचे एयर फ्लो आउटसाइड, एयर पुशेस आउटसाइड, एयर पुशेस आउटसाइड, एयर को बाहर पुश किया जाएगा। अच्छा, ये नॉर्मल जब हो रहा है, डायफ्राम काम आ रहा है सिर्फ, और ये वॉल्यूम कितना है, 500 ml या आधा लीटर का वॉल्यूम है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं कि जिस टाइम पर हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे, फोर्सफुल एक्सहेलेशन और इनहेलेशन करेंगे, तो नेक्स्ट अब नीचे लिखना, एक तरफ तो फोर्सफुल इनहेलेशन और एक तरफ फोर्सफुल एक्सहेलेशन। तो फोर्सफुल इनहेलेशन के दौरान क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन प्लस एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, चाहो तो शॉर्ट में लिख लेना EICM, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स प्लस डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन, और उसके नीचे नेगेटिव प्रेशर जनरेट, और उसके नीचे इनहेलेशन, और ब्रैकेट में IRV इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, क्योंकि अब ज़्यादा वॉल्यूम एयर का अंदर आ रहा है। अब दूसरी तरफ एक्सहेलेशन वाला टाइम पे लिखना कि एक्सहेलेशन में क्या होगा, डायफ्राम का तो होगा रिलैक्शन, डायफ्राम रिलैक्सेशन प्लस कॉन्ट्रैक्शन इन इंटरनल एक्सटरकॉस्टल मसल, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। जब इनहेलेशन होता है तब तो काम आती है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और जब एक्सहेलेशन होता है तो काम आती है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स प्लस एब्डोमिनल मसल्स। ये भी जोर लगाती है, मैंने सांस छोड़ी ना जोर से तो यहाँ पर भी प्रेशर पड़ा। एब्डोमिनल मसल्स भी है, वो भी कॉन्ट्रैक्शन होती है उनके अंदर भी, प्लस इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, इनमें भी कॉन्ट्रैक्शन होगा, और डायफ्राम जो है वो रिलैक्स होगा। कब, जब हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं। तो फोर्सफुल एक्सहेलेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्शन इन इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स प्लस एब्डोमिनल मसल्स एंड डायफ्राम रिलैक्सेशन। उसके नीचे क्या आएगा, पॉजिटिव प्रेशर जनरेट होगा, उसके नीचे क्या होगा, एयर पुशेस आउटसाइड, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये जो चेंजेस हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के दौरान देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है, इस तरह से रेस्पिरेशन होगा। अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। तो अब हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। तो अब अपन बात करते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बना हुआ होता है, हेट्रोटेट्रामर है, और 2 फॉर्म्स हैं इसकी जिसके बारे में हमने बात की थी पहले भी,
कि टेंस्ड स्टेट और रिलैक्स्ड स्टेट, इसका रेगुलेशन एलोस्टेरिक एंजाइम्स की तरह ही होगा। टेंस स्टेट डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो टेंस स्टेट में होता है। इट इज़ अ लो एफिनिटी फॉर्म। ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलैक्स्ड स्टेट में है। इट इज़ अ हाई एफिनिटी फॉर्म। दूसरी बात कि हीमोग्लोबिन जो है इसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कर्व जो है वो सिग्मोइडल कर्व होता है, यानी कि एस शेप कर्व है, बिल्कुल एलोस्टेरिक एंजाइम्स की तरह। तो इसका जो कर्व है वो सिग्मोइडल कर्व है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर मैंने mm ऑफ Hg यानी कि जो प्रेशर है वो हमने यहाँ पर लिखा है PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एक्स एक्सिस पर लिखा हुआ है, और वाई एक्सिस पर लिखा हुआ है परसेंटेज ऑक्सीजन सैचुरेशन, परसेंटेज ऑक्सीजन सैचुरेशन। तो यहाँ पर हमने देखा है कि 40 mm ऑफ Hg पर भी हीमोग्लोबिन 75% सैचुरेट रहता है, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि 40 mm ऑफ Hg तक भी ये 3 ऑक्सीजन को नहीं छोड़ता है, सिर्फ 1 ऑक्सीजन ही छोड़ता है। अगर मैं इस ग्राफ को सीधा पढ़ूँ तब तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी इंक्रीज होती जा रही है। पहले ये ग्राफ थोड़ा कम है इसका स्लोप, लेकिन जैसे ही पहला ऑक्सीजन बाइंड हुआ तब ये ग्राफ का स्लोप खड़ा हो गया, मतलब एफिनिटी बढ़ गई। 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ने के बाद ये ग्राफ का स्लोप वापस से कम हो गया, मतलब एफिनिटी जो है कंपैरेटिवली रिड्यूस हो गई। क्यों? स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। 3 ऑक्सीजन जुड़ गए हैं तो स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण एफिनिटी जो है थोड़ी कम हो गई है। अब ये कंप्लीट सैचुरेशन होता है इसका जब पार्शियल प्रेशर 100 या उससे ऊपर हो जाएगा, और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 100 या उससे ऊपर मिलता है एल्वियोलाई के कांटेक्ट में। तो इसका मतलब लंग्स जो हैं वहाँ पर हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेशन हो जाता है, और पल्मोनरी वेन के द्वारा इसको भेजा जाता है हार्ट में। और यहाँ पर अब अगर मैं इस ग्राफ को उल्टा रीड करना शुरू करता हूँ तो हार्ट से जैसे ये आर्टरीज में आया, आर्टरीज से वेन में टिश्यूज़ में गया, टिश्यूज़ में जाते जाते ऑक्सीजन रिलीज़ करता जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो वेन हैं उनके अंदर 40 mm ऑफ Hg पार्शियल प्रेशर रह जाता है ऑक्सीजन का। और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो 40 mm ऑफ Hg पर हीमोग्लोबिन 75% सैचुरेट है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है वो सिर्फ 1 ऑक्सीजन को ही सप्लाई कर रहा है, और बाकी 3 ऑक्सीजन रिजर्व करके रखता है हाइपॉक्सिक कंडीशन अगर आ जाए तो उसके लिए। मतलब इतने हीमोग्लोबिन अवेलेबल है हमारी बॉडी में कि उनमें से अगर 1 ऑक्सीजन भी निकल रही है तो भी हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाती है। लेकिन अगर स्ट्रेस कंडीशन हो, हाइपॉक्सिक कंडीशन हो, तो उस कंडीशन में ब्लड का पार्शियल प्रेशर 40 mm ऑफ Hg से कम हो जाता है। और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर मैं उल्टा चलता हूँ तो 40 mm ऑफ Hg से पार्शियल प्रेशर कम होते ही इस ग्राफ का स्लोप बहुत स्पीड से नीचे आ रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जब ये पार्शियल प्रेशर में कमी आई तो सिर्फ इतना सा ऑक्सीजन का लॉस हुआ। लेकिन अगर सिर्फ इतनी सी ऑक्सीजन की कमी आई, पार्शियल प्रेशर इतना कम हुआ, तो उस कंडीशन में ये ग्राफ इतना नीचे चला गया। क्यों? क्योंकि सिग्मोइडल कर्व है, एफ कोऑपरेटिविटी शो करता है। तो अब जैसे ही पार्शियल प्रेशर कम होगा तो ये जो है ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी भी इसकी कम होगी, और ये ऑक्सीजन को फुल स्पीड से रिलीज़ करना शुरू करेगा, और इसीलिए कोऑपरेटिविटी जो है वो देखने को मिलती है यहाँ पर। अब इस ग्राफ में 2 तरह के शिफ्ट मैंने शो किए हैं, एक मैंने इसको लेफ्ट में खिसकाया, एक मैंने राइट में खिसकाया है। तो लेफ्ट में खिसकाने का मतलब लेफ्ट शिफ्ट, और राइट में खिसकाने का मतलब राइट शिफ्ट। तो लेफ्ट शिफ्ट या राइट शिफ्ट जो होंगे
तो उनका क्या फ़र्क पड़ रहा है और कौन सी कंडीशन है जो लेफ़्ट शिफ्ट करवाएगी और कौन सी कंडीशन जो है वो राइट शिफ्ट करवाएगी। लेफ़्ट शिफ्ट होने का मतलब क्या हुआ, हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी का बढ़ जाना, और एफिनिटी अगर बढ़ गई है तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ये जो है रिलीज नहीं करेगा। और राइट शिफ्ट का मतलब ये हुआ कि हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी का कम हो जाना, मतलब हीमोग्लोबिन या तो ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं होगा या फिर ऑक्सीजन अगर है उसके पास तो छोड़ देगा। तो लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट जो है इसके रेगुलेशन से रिलेटेड है बेसिकली। फॉर एग्जांपल, अगर ब्लड की पीएच अगर डिक्रीज होती है, ब्लड की पीएच अगर डिक्रीज होती है, या ब्लड में प्रोटॉन आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, या 2,3 BPG बिसफॉस्फोग्लिसरेट जो हमने पढ़ा था 2,3 BPG इंक्रीज होता है, या लैक्टिक एसिड इंक्रीज होता है, या लैक्टेट इंक्रीज होना, या CO2 का इंक्रीज होना, ये सभी कंडीशन जो हैं, ये सभी कंडीशन पीएच को कम करवा रही हैं, और ये सभी कंडीशन एलोस्टेरिक रेगुलेशन करती हैं हीमोग्लोबिन का, और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी को कम करवा देती है, और ग्राफ में राइट शिफ्ट आ जाएगा। और ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कम हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को छोड़ देगा, और इन कंडीशन में डीऑक्सी हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाएगा कंपैरेटिव टू ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसके अलावा हमने एक और पढ़ा था, नाइट्रेट जो है वो भी क्या करता है, नाइट्रेट जो है वो भी हीमोग्लोबिन में आयरन जो है उस आयरन को ऑक्सीडाइज करवा देता है, और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में आयरन जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ता नहीं है, और इस कारण से हाइपोक्सिक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो वो क्या करवाता होगा, एफिनिटी बढ़ाता होगा, यानी कि वो लेफ्ट शिफ्ट करवाता है। नाइट्रेट जो है मैट हीमोग्लोबिन बना देता है, और मैट हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा। प्रोटॉन आयन बढ़ने पर क्या होगा, प्रोटॉन बढ़ने पर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट जो है, ये बेसिकली रेगुलेटरी साइट पर जाकर बाइंड होता है हिस्टिडिन पर। हिस्टिडिन प्रोटोनेटेड हो जाता है रेगुलेटरी साइट पर, और उससे क्या होगा, वो हिस्टिडिन पास में ही प्रेजेंट एस्पार्टेट रेजिड्यू के साथ आयनिक इंटरेक्शन कर लेता है, कन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाता है। इस कारण से ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है वो घट जाती है प्रोटॉन की प्रेजेंस में। और ये प्रोटॉन का जो इफेक्ट है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी पर, इसको बोर इफेक्ट भी कहा जाता है, BOHR, बोर इफेक्ट। साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है बोर, उन्होंने बताया था, तो उनके नाम के आधार पर अपन इसको बोर इफेक्ट भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं लेफ्ट शिफ्ट कब होगा। लेफ्ट शिफ्ट होगा इनकी उल्टी कंडीशन में। बस ये एक कंडीशन हमें याद रखनी है, ये वाली, तो ये याद है तो लेफ्ट शिफ्ट अपने आप याद हो जाएगा कि पीएच बढ़ी, प्रोटॉन कम हुआ, 2,3 BPG कम हुआ, लैक्टेट कम हुआ, CO2 कम हुआ, इन सभी कंडीशन में क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन की एफिनिटी जो है वो बढ़ेगी। क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि अगर ग्राफ, 3 ग्राफ बनाकर दिए हुए, मान लो इसी तरह से 3 ग्राफ बना के दिए हुए हो, और उन 3 ग्राफ में क्वेश्चन पूछा हो कि एक ग्राफ फीटल हीमोग्लोबिन का है, और एक ग्राफ मदर की हीमोग्लोबिन का है, और एक ग्राफ लेमना की हीमोग्लोबिन का है। वो जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, लेमना उनको बोलते हैं शायद, हाई एल्टीट्यूड पे रहने वाले जो हैं, तो हाई एल्टीट्यूड पे जो रहते हैं उनकी ऑक्सीजन एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो अगर 3 ग्राफ इस तरह से दिए हुए हों तुम्हें, 1, 2 और 3 ग्राफ दिए हुए हों, और उन पर नंबर लगा दे 1, 2 और 3, और उनमें बोल दे कि एक ग्राफ जो है वो फीटल हीमोग्लोबिन का है, फीटस जो है उसके हीमोग्लोबिन का, एक ग्राफ जो है वो हाई एल्टीट्यूड पर रहने वाले जो हैं उनका है, और एक ग्राफ मदर हीमोग्लोबिन, मतलब नॉर्मल जो ह्यूमन बीइंग है, जो हमारी तरह जो नॉर्मल सी लेवल पर रहते हैं।
तो उनके हीमोग्लोबिन का है। तो उस कंडीशन में कौन सा ग्राफ किसका है कैसे पहचानोगे? तो फीटस का हीमोग्लोबिन हाई एफिनिटी शो करता है सबसे ज़्यादा, तो उसका ग्राफ कौन सा होगा? सबसे लेफ्ट वाला। फिर जो हाई एल्टीट्यूड पर है उनका हीमोग्लोबिन भी कंपैरेटिवली हाई एफिनिटी शो करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन कम है, तो उसको लेने के लिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए कंपैरेटिवली। तो दूसरा ग्राफ उनका हो सकता है जो हाई एल्टीट्यूड पर रहते हैं। तीसरा ग्राफ जो है वो मदर फीट हीमोग्लोबिन का हो सकता है, मतलब जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन अपन बोल रहे हैं, जो नॉर्मल 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाले एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है ग्राफ पर बेस्ड। इसी से रिलेटेड एक ग्राफ और भी है जो मैं यहीं पर शो कर रहा हूँ कि मसल्स के अंदर प्रेजेंट होता है मायोग्लोबिन। तो मायोग्लोबिन का जो ग्राफ है वो नॉर्मल इस तरह से आता है। मायोग्लोबिन जो है ये भी ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है और ये बेसिकली 100% सैचुरेट हो जाता है 40 mm ऑफ Hg पर, और इसका जो रेगुलेशन है वो माइकलिस मेंटेन एंजाइम की तरह है, यानी कि इसका ग्राफ हाइपरबॉलिक ग्राफ है माइकलिस मेंटेन एंजाइम की तरह। और ये जो है 40 mm ऑफ Hg पर कंप्लीटली सैचुरेट हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हीमोग्लोबिन जो है इससे ऑक्सीजन लेकर ये स्टोर कर लेता है। ये सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन का बना हुआ होता है और एक ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट होती है। और जब ब्लड में हाइपॉक्सिक कंडीशन होगी, हाइपॉक्सिया होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तब ये मायोग्लोबिन जो है, मायोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन को रिलीज करके ऑक्सीजन सप्लाई करवाता है। हाइपॉक्सिक कंडीशन के दौरान ये ऑक्सीजन को रिलीज करेगा और ऑक्सीजन की कमी को पूरा करेगा। ठीक है, ज़्यादा इस पर अपन नहीं जा रहे। हम मेन अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर हमारे, जो कि है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन का रेगुलेशन। तो रेगुलेशन में सबसे पहला डायग्राम हम ये वाला बनाया हमने। इसमें हमने क्या शो किया है कि जो ब्रेन है, ब्रेन में फॉर ब्रेन, हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन 3 पार्ट है। तो उनके बारे में हमें बात नहीं करनी, हमें बात करनी है सिर्फ हिंड ब्रेन, HIND। हिंड ब्रेन जो है, हिंड ब्रेन में पार्ट है पोन्स और मेडुला, और ये हमारे ब्रीदिंग से रिलेटेड है मेनली। कैसे रिलेटेड है उसको एक ग्राफिकली हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, कि ये वाला ग्राफ जो है ये शो कर रहा है नॉर्मल ब्रीदिंग को। अब अगर पोन्स और मेडुला के बीच में जो कनेक्शन है वो काट दिया जाए अगर, तो क्या हुआ? तो जब पोन्स से जाने वाले न्यूरॉन जो हैं उनका कनेक्शन काट दिया गया, पोन्स और मेडुला के बीच का कनेक्शन जब काट दिया गया, तो क्या देखने को मिला कि ब्रीदिंग तो ख़त्म नहीं हुई, ब्रीदिंग की रिदम तो अभी भी आ रही है, लेकिन रिदम कैसी हो गई है? इररेगुलर। तो नॉर्मल ब्रीदिंग, लेकिन अगर पोन्स वेरुलाई का कनेक्शन काट दिया गया तो क्या हुआ? इररेगुलर ब्रीदिंग हो गई है, इररेगुलर ब्रीदिंग रिदम, इररेगुलर ब्रीदिंग रिदम हो गई है। अब क्या है, अगर मेडुला से आने वाले जो न्यूरॉन्स हैं उनका कनेक्शन अगर काट दिया जाए तो क्या देखने को मिला? तो मेडुला से जाने वाले न्यूरॉन्स का कनेक्शन जब काट दिया गया तो देखने को मिला कि ब्रीदिंग सीज हो गई। लाइन क्या हो गई? सीधी, आदमी ऊपर, सीधी लाइन आ गई ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ब्रीदिंग सीज हो गई है, रुक गई है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या शो कर रहा है? ब्रीदिंग की रिदम जनरेट कौन करता है? ब्रीदिंग की रिदम जो है जनरेट कौन करता है? ब्रीदिंग की रिदम जनरेट करता है मेडुला, क्योंकि पोन्स से कनेक्शन काटा तो ब्रीदिंग की रिदम आ रही थी, ठीक है। मेडुला से कनेक्शन काटा तो रिदम खत्म हो गई, सीधी लाइन आ गई। तो ब्रीदिंग रिदम इज जनरेटेड बाय मेडुला। एक तो ये कंक्लूजन आया। दूसरा कंक्लूजन क्या आया इस डायग्राम से? सेकंड कंक्लूजन, ब्रीदिंग रिदम इज मेंटेन्ड बाय पोन्स, पोन्स वेरुलाई जिसको बोलते हैं, क्योंकि पोन्स से कनेक्शन काटा तो रिदम इररेगुलर हो गई। तो ब्रीदिंग रिदम मेंटेन्ड बाय पोन्स एंड ब्रीदिंग रिदम जनरेटेड बाय मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा जिसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट डायग्राम जो है वो यहाँ पर शो कर रहा है कि जो ब्रीदिंग का रेगुलेशन है उसके लिए 2 तरह के रिसेप्टर है, कीमो रिसेप्टर के द्वारा रेगुलेशन और न्यूरल
रेगुलेशन। न्यूरल रेगुलेशन जो है वो तो ब्रेन से रिलेटेड है। कीमो रिसेप्टर वाला अपन बात करते हैं पहले। कीमो रिसेप्टर, रेगुलेशन बाय कीमो रिसेप्टर्स, रेगुलेशन बाय कीमो रिसेप्टर्स। तो कीमो रिसेप्टर्स होते कहाँ हैं वो हम शो करते हैं पहले। ये हार्ट है, हार्ट से एरोटिक आर्च निकल रही है, एरोटा। एरोटा में कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जिन्हें कहा जाता है एरोटिक बॉडीज। इसी तरह से एरोटा से निकलती है कैरोटिड आर्टरी, और कैरोटिड आर्टरी में कैरोटिड साइनस प्रेजेंट होता है। कैरोटिड साइनस पे प्रेजेंट होते हैं कीमो रिसेप्टर कैरोटिड बॉडीज, कैरोटिड बॉडीज। ये कैरोटिड बॉडीज और एरोटिक बॉडीज जो हैं ये ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट को सेंस करते हैं, सेंस PO2 इन ब्लड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड, ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट को सेंस करते हैं। और इंफॉर्मेशन न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन निकलते हैं यहाँ से, और ये सेंसरी न्यूरॉन जाते हैं मेडुला के अंदर ब्रीदिंग कंट्रोल एरिया। ये ब्रीदिंग कंट्रोल एरिया, ब्रीदिंग कंट्रोल एरिया में ये सेंसरी न्यूरॉन जाकर इंफॉर्मेशन देते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो है ये पॉन्स जो है वो फिर कंट्रोल करता है। ये ब्रेन, फोर ब्रेन से सिग्नल आ रहे हैं पॉन्स में, और पॉन्स सिग्नल दे रहा है मेडुला में, और मेडुला से मोटर न्यूरॉन निकलते हैं। मोटर न्यूरॉन जाते हैं लंग्स वाली जो मसल्स है वहाँ पर, और ब्रीदिंग जो है उनके लिए उन मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करवाते हैं। तो कैरोटिड बॉडीज, एरोटिड बॉडीज जो हैं ये सेंस करती हैं ऑक्सीजन की अमाउंट को ब्लड के अंदर, और इन्फॉर्मेशन देती हैं ब्रेन को। कहाँ पर? मेडुला जो है वहाँ पर ब्रीदिंग कंट्रोल एरिया में। इसके अलावा जो ब्रेन है उसमें जो पार्ट है ब्रेन वाला, ये मेडुला वाला, इसकी सरफेस पर भी कुछ कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो बॉडी में हार्ट पे प्रेजेंट है इनको तो बोल रहे हैं पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स, और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसमें जो मेडुला की सरफेस पर रिसेप्टर प्रेजेंट हैं इनको बोलते हैं सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स। और ये सेंट्रल कीमो रिसेप्टर जो हैं ये सेंस करते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड के अंदर CO2 की अमाउंट को। CO2 कम या ज़्यादा होती है तो CO2 की अमाउंट को सेंस करके उसके अकॉर्डिंग ब्रीदिंग को रेगुलेट करने के लिए सिग्नल भेजते हैं ब्रीदिंग कंट्रोल एरिया पे, और यहाँ से फिर वही मोटर न्यूरॉन आउटपुट लेकर जाती है मसल्स पे, और मसल्स के को कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाएगी, ब्रीदिंग करवाएगी। अब दूसरा रेगुलेशन, ये रेगुलेशन है अपना न्यूरल रेगुलेशन। इसके लिए पॉन्स जो है उसके अंदर दो सेंटर प्रेजेंट है, एपन्योप्टिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एपन्योटिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो है यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है बेसिकली DRG और VRG पर, बेसिकली डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप पर। और ये डॉर्सल जो रेस्पिरेटरी ग्रुप है और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप है, यहाँ से निकलती है मोटर न्यूरॉन्स जो कि आगे मसल्स में इंफॉर्मेशन लेकर जाती हैं और कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करवाती हैं। ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है ये कंट्रोल करता है टाइडल वेंटिलेशन को, मतलब जो नॉर्मल एक्सहेलेशन इनहेलेशन हो रहा है, टाइडल वेंटिलेशन, टाइडल वॉल्यूम से रिलेटेड उसको, और साथ साथ फोर्स्ड इनहेलेशन, ज़बरदस्ती अंदर सांस खींचना। तो फोर्स्ड इनहेलेशन में कौन कौन काम आता है? एक तो डायफ्राम जो है उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। दूसरा काम आता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं ये न्यूरॉन्स। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप वाले जो न्यूरॉन्स हैं ये फोर्स्ड एक्सहेलेशन से रिलेटेड मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। फोर्स्ड एक्सहेलेशन कौन काम आता है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स प्लस एब्डोमिनल मसल्स काम आती हैं, तो उनका कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं ये वाले न्यूरॉन। इसके अलावा अब एक ग्राफ के द्वारा मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो CO2 और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन का रेस्पिरेशन रेट पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये रेस्पिरेशन रेट, और यहाँ पर हमने लिखा है CO2 की कंसंट्रेशन mm/Hg में,
और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ O2 कंसंट्रेशन। इसको मैं कम कर रहा हूँ, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने पर ये वाला ग्राफ आ रहा है और CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ने पर ये वाला ग्राफ आ रहा है। ये वाला ग्राफ जो है ये CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज होने पर है और ये वाला ग्राफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीज होने पर है। तो ये ग्राफ दोनों देखकर इतना पता लग रहा होगा कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने पर ब्रीदिंग रेट पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ब्रीदिंग रेट है यहाँ पर, तो ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होने पर ब्रीदिंग उतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई है जितना कि CO2 के बढ़ने पर ब्रीदिंग ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। और शायद तुम्हें ये फील भी हुआ होगा कि जब हम किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर कि ऑक्सीजन कम है एयर के अंदर, तो हम जल्दी जल्दी सांस लेते हैं बहुत ज़्यादा, और कहीं CO2 ज़्यादा नहीं है लेकिन ऑक्सीजन कम है, उस कंडीशन में हमारा जो ब्रीदिंग रेट है वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। हाँ, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई है तो फिर ब्रीदिंग रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीजन और CO2 जो है एनवायरनमेंट की, उसका भी ब्रीदिंग रेट पर इफेक्ट पड़ता है।